आज मैं भारत पर तैमूर के आक्रमण पर चर्चा करूंगा। तैमूर ने 1398-99 में भारत पर आक्रमण किया था और 15 दिन दिल्ली में रहकर 18 दिसंबर 1398 से 1 जनवरी 1399 में तक दिल्ली में रहकर दिल्ली को पूरी तरीके से नष्ट किया था। यह समय है परवर्ती तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शासकों के परवर्ती काल का शासक है और कहते हैं कि आक्रमण के बाद इतना वो घबरा गया कि वो 6 महीने तक एक्सकांट रहा, वो दिल्ली के पास नहीं आया और उसका जो प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल उसके साथ ही वो भी गायब हो गया। और तैमूर के बारे में कहा जाता है कि तैमूर का जो परिचय है, तैमूर समरकंद से 50 मील दूर कैश नामक स्थान पर पैदा हुआ था। इसका पिता अमीर गुर्गे जो तुर्कों में बरलाश जाति है उसका था। तीर लगने से लंगड़ा हो गया था। 1369 में 36 वर्ष की आयु में इसने समरकंद की सत्ता प्राप्त की और ट्रांस आक्सियाना, तुर्किस्तान, एशिया माइनर आदि देशों पर इसने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। तो अपने जो है महत्वाकांक्षा और वीरता का परिचय देते हुए उसने भारत की तरफ प्रस्थान किया था। अपने पौत्र को सीमावर्ती क्षेत्र का गवर्नर भी भारत के नियुक्त कर दिया था। पीरजादा नाम था उसका, इसका पौत्र है, उसको नियुक्त कर दिया था। तो कहते हैं कि तैमूर के आक्रमण ने भारत में जो प्रभाव है बड़ा ही जो है दीर्घकालिक है और भारत की सत्ता को, दिल्ली सल्तनत की सत्ता को या तुगलकों के पतन के कारण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्योंकि 1388 तक फिरोज शाह के जाने के बाद 1388 से 1414 तक का जो समय है परवर्ती तुगलक शासकों का, तो इसमें सब एक से एक अयोग्य लोग थे और वास्तव में उतने सक्षम नहीं थे कि किसी बाह्य आक्रमणकारी का ये मुकाबला कर पाते। इस दृष्टि से तैमूर का आक्रमण जब भी हम देखते हैं कि चाहे ममलूक शासकों के परवर्ती शासकों का समय हो, चाहे अलाउद्दीन खलजी के उत्तराधिकारियों का यानी परवर्ती खलजियों का समय हो, पूरे अगर परिदृश्य पर नजर डालें तो देखते हैं कि जो परवर्ती काल है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता था एफिशिएंसी ऑफ द सुल्तान, शासक की योग्यता पर सब कुछ निर्भर करता था। यदि शासक योग्य नहीं है, उसमें वो एबिलिटी नहीं है, तो बहुत से दरबारी गुट, बाह्य आक्रमणकारी वो प्रभावी हो जाते थे। जो बाह्य आक्रमण होते थे उसमें बहुत बार होता था लोग साथ भी दे देते थे, चूंकि सत्ता को पसंद नहीं करते थे। बाबर के आक्रमण के समय भी कहा भी जाता है कि बाबर ने जब आक्रमण किया तो बाबर के आक्रमण के समय स्थानीय लोगों ने 1526 में पानीपत के युद्ध की भूमिका तैयार कर दी थी। उसका परिणाम था, निमंत्रण दिया था कि आओ जो है और इब्राहिम लोदी की सेना को जो है कुचल दो, इसका राज्य जो है समाप्त कर दो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तैमूर का जो आक्रमण है बड़ा कष्टप्रद था। अगर भारत में विदेशी आक्रमण और कष्टपूर्ण मध्यकालीन भारत में जो कष्टप्रद आक्रमण हुए उनकी अगर हम चर्चा करें तो तैमूर का आक्रमण 1398-99 में, या दूसरा आक्रमण 1739 में बैटल ऑफ करनाल, ये नादिर शाह का आक्रमण है, या 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, यानी दैट वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये तीनों युद्धों ने और इन आक्रमणकारियों ने वास्तव में भारत की दुर्दशा करने में बड़ा महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका अदा की थी। और ये इन सब ने एक मुस्लिम राज्य, मुसलमान होते हुए भी मुस्लिम राज्य पर आक्रमण किया था। चर्चा की जाती है कि वास्तव में तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। तो पहली बात वो स्वयं कहता है कि मैं गाजी का पद प्राप्त करना चाहता था। यानी यहाँ जो लंबे समय से मुस्लिम राज्य चल रहा था तो उसने पूरी तरीके से कन्वर्जन वो कर नहीं पाया था, यहाँ इस्लाम स्थापित नहीं कर पाया था। क्योंकि इनके जो युद्ध होते थे कहीं ना कहीं वो जिहाद होते थे, धर्म युद्ध होते थे। तो एक तो पॉलिटिकल टारगेट तो होता ही था, दूसरा धर्म का प्रभाव बढ़ाना और अपने धर्म के अनुयायियों को और उसके मतावलंबियों की संख्या को बढ़ाना, इस उद्देश्य से आक्रमण किया करते थे एक देश से दूसरे देश पर मुस्लिम आक्रमणकारी या मुस्लिम वीर विजेता। तो इस क्रम में नादिर शाह का जो तर्क, इसका तैमूर का जो तर्क है कि यहाँ आक्रमण करने के पीछे उसका उद्देश्य था कि वो गाजी का पद प्राप्त करेगा। दूसरा, एक स्वाभाविक रूप से एक शासक और एक सेनापति के रूप में इस लक्ष्य को लेकर वो चला था कि वास्तव में एक जिम्मेदारी बनती है, वो समय भी है कि आज का समय तो है नहीं कि हम जो है एक देश पर आक्रमण करके दूसरे देश की राजनीतिक सत्ता का अपहरण कर लें। ये हम बाजार पर कब्जा करते हैं, दूसरे देश पर जो है प्रभाव जमाने का कार्य करते हैं, लेकिन दूसरे देशों पर इस तरीके से युद्ध हम नहीं करते हैं कि दूसरे राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण करें और वहां का अपना क्षेत्रफल, तो समय है अपना क्षेत्रफल विस्तार का। तो एक उद्देश्य तो ये भी था। और दूसरा
आक्रमण का उसका जो तैमूर का उद्देश्य था, यहाँ की धन संपदा जो संपत्ति है वो वास्तव में भारतीय जो संपदा है हमेशा लोभ का कारण रही है। सिकंदर के आक्रमण, बैठल आप झेलम से अगर आप देखें, चाहे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण रहा हो, चाहे 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1000 से 1025 के बीच में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया हो, या 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आक्रमण हुआ हो 1191-92 में मुइजुद्दीन गोरी का आक्रमण हुआ, जिसके कारण ही मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ। सबके पीछे कहीं ना कहीं ये संपत्ति का लोभ कि यहाँ इतनी संपदा है, इतना धन है कि यहाँ से हम लूट कर ले जाएंगे तो अपने राज्य को मजबूत करेंगे। और इसने भी किया भी था। तैमूर ने लूट कर समरकंद के ऐश्वर्य को बढ़ाया था, यहाँ समरकंद के राज्य के ऐश्वर्य को बढ़ाया और यहाँ से जो संपत्ति लूट कर ले गए उसका बड़ा लाभ उठाया। कहते हैं कि इन 15 दिनों में उसने बहुत कुछ प्राप्त किया और यहाँ बड़ा लूटपाट की, दिल्ली में इतनी मारकाट की। एक इतिहासकार है अब्दुल कादिर बदाऊनी कहता है कि कई महीनों तक दिल्ली में किसी परिंदे ने पर नहीं मारा। एक तो हत्या से लोग मरे, तो लाशों की सड़ान, दुनिया ने ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा कि लाशों की सड़ान से फैलने वाली महामारी से न जाने कितने लोग मर गए और उस दिल्ली को पुनः बसने में बड़ा लंबा समय लगा। तो एक बहुत बड़ी भूमिका थी दिल्ली को नष्ट करने में। और उसके बाद चर्चा की जाती है कि उसके आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। एक तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा 6 मार्च 1399 को उसने दिल्ली दरबार लगाया और अपना उत्तराधिकारी खिज्र खां को नियुक्त कर दिया। खिज्र खां वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी इन इंडिया। 1414 से 1451 तक सैयद डायनेस्टी के, सैयद राजवंश के 4 शासकों ने शासन किया। उसका जो संस्थापक था उसको ही गवर्नर बनाकर गया। पहले वो पंजाब का गवर्नर था, उसके बाद उसने दिल्ली का गवर्नर बनाया, अपने राज्य का गवर्नर बनाकर गया। तो खिज्र खां के आगमन का रास्ता साफ हुआ और वो उत्तराधिकारी के रूप में 1414 में, जब बाद में अंतिम तुगलक शासक का पतन होता है, परवर्ती तुगलक शासक का, तो उसके बाद वो सत्ताधारी हो जाता है और सैयद राजवंश की स्थापना करता है। तो एक तो ये, दूसरा तुगलक डायनेस्टी के पतन का स्वाभाविक है कारण बना, क्योंकि वास्तव में अब उसके बाद जो है जो दशा थी फिरोज शाह के बाद वो धीरे धीरे इतनी तेजी से डिक्लाइन होना शुरू हुआ कि वो स्पीड और इतनी बढ़ गई। जैसे ही हम चर्चा करते हैं कि 1707 में औरंगजेब के पतन के बाद बड़ी तेजी से गिरावट इस वजह से आई कि 2 आक्रमण मुगलों के पतन के कारण के बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। ये 2 आक्रमण, एक तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 का और दूसरा द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761। अगर ये 2 आक्रमण न हुए होते तो मुगल सत्ता अंग्रेजी प्रभाव से उतना तेजी से प्रभावित न होती और कहीं ना कहीं वो इतना डिक्लाइन, इतनी तेजी से गिरावट न आती और सत्ता की पकड़ इतनी कमजोर न होती कि बाद के जो शासक हुए हैं वो बिल्कुल समाप्त प्राय हो गए थे। उनका केवल एक आनर था, बाकी उनकी कोई राजसत्ता के संचालन में कोई भूमिका नहीं थी। और एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि बाबर के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। तैमूर के आक्रमण ने यह तय कर दिया कि बाबर जो जस्टिफिकेशन देता है भारत पर आक्रमण, तो कहता है, उसका तर्क भी है और जो है इतिहासकारों ने इसका वर्णन भी किया है कि वास्तव में वो पितृपक्ष से तैमूर की 5वीं पीढ़ी और मातृपक्ष से चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी थी। तो स्वाभाविक है उसका एक लोभ था कि हमारे शासकों ने इस देश पर आक्रमण किया है, देश में सत्ता संचालन का प्रयास किया है, तो भले ही असफल रहे हों लेकिन हमें सफलतापूर्वक शासन करना है। तो इस तरीके से जो तैमूर का जो आक्रमण है मध्यकालीन भारत के दृष्टि से, सल्तनत के इतिहास के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे बड़ा एक छोटी सी घटना ने एक बड़ा परिवर्तन किया था। और एक बात और कही जाती है कि इसके आक्रमण से हिंदू और मुसलमान दोनों करीब आए थे। उनको लगा कि वास्तव में एक विदेशी शक्ति हम पर आक्रमण कर रही है, इसलिए हमको कहीं न कहीं एकता का जो है प्रदर्शन करना चाहिए। इसी तरीके से हम अपने राज्य को बचा सकते हैं।